हेलो एवरीवन। कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे उनके सॉल्यूशंस के साथ। आज यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। बट कल कुछ अपने क्वेश्चंस देखे थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे आपका भी ओवरव्यू हो जाए कि अपने कल क्या क्या पढ़ा था। ये कल के क्वेश्चंस थे जो मैं अभी नोटबुक में रख रखे हैं। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी अपन ने क्या पढ़ा था? ओसवाल साहब ने पढ़ा था। फिलिपाइनल क्या थे? आपको पहले से पता है फिलिपाइनल क्या थे। मॉडर्न साइकोलॉजी वाले विलियम वुडवर्ड थ्योरी एक्सपेरिमेंट थ्योरी वाले, उसके बाद सिगमंड फ्रूड एनालिटिकल थ्योरी और ओसवाल। दैट्स ऑल। उसके बाद फार्मा, इंडियन फार्मा के हिपोक्रेट मेडिसिन के थे फादर। आचार्य चरक इंडियन मेडिसिन के फादर थे। रामनाथ चोपड़ा साहब जो कि इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर हैं। ये कुछ है नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा था। आगे बात करते हैं। मॉर्फिन ई ऑब्टेन्ड विच प्लांट? अब अपन ने देखा था कैनाबिस सटाइवा। अपन ने इसको एलिमिनेट क्यों किया था? कैनाबिस, कैनाबिस अफीम गांजा भांग, उसके लिए कैनाबिस आती है। डिजिटलिस पिरपुरा ये क्या है? डिजोक्सिन के लिए है। पोपी सोमनीफेरम, ये इसका राइट आंसर था। ये भी ऐसा लिखा था फोर्थ। मॉर्फिन बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर, मॉर्फिन के लिए अपन ने कल देखा था कि मॉर्फिन के लिए क्यों अपन ने इसको गलत क्यों किया था। मॉर्फिन क्या है कि एक ओपियोइड है। ओपियोइड को अपन सीवियर पेन के अंदर यूज करते हैं। इन ऑप्शन के अंदर हेडेक, टूथ और लैग क्रैम्प इज माइनर पेन, और क्रोनिक पेन के कैंसर का क्या है, क्रोनिक पेन है और सीवियर पेन है, इसलिए अपन इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। दैट्स ऑल। मॉर्फिन शुड बी अवॉइडेड इन विच पेशेंट? मॉर्फिन कौन से पेशेंट्स के अंदर अवॉइड करनी चाहिए, ये देखते हैं अपन आज। इसमें अपन ने देखा था कि कार्डियक पेशेंट सीवियर पेन है, एमआई सीवियर पेन है, और पोस्ट ओटी का पेशेंट उसको सीवियर पेन है, अस्थमा वाले का पेशेंट को क्यों नहीं दिया? इसमें इसके अंदर ही क्या है, मॉर्फिन क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज को बढ़ा देता है। तो अस्थमा वाले पेशेंट में पहले क्या है, अस्थमा एलर्जी की वजह से, एलर्जी की वजह में क्या होता है, हिस्टामिन बढ़ता है। जब हिस्टामिन बढ़ता है तो H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। जब H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा अस्थमा वाले पेशेंट को, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ब्रोंकोस्पाज्म करेगा। और यहाँ पे क्या था, इसका साइड इफेक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। पहले से ब्रोंकोस्पाज्म है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कर दो, पेशेंट को ऊपर पहुंचाने का काम कर देंगे। देश वाले पेशेंट को अपने मॉर्फिन दे दी तो दैट्स ऑल। इसके बाद अपन ने देखा था डिजोक्सिन मेनली ट्रीटमेंट। डिजोक्सिन किसके लिए? हाइपरटेंशन के लिए नहीं देती। अक्यूट और क्रॉनिक दोनों ऑप्शन से अपन देखा था कि अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट के अंदर अपन ने अलग और दवाइयाँ दी थी, डोपामिन, डोपाटामाइन, ये वाली दवाइयाँ दी थी। क्रोनिक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। आर्टेरियल डिफिब्रिलेशन के लिए अंदर भी दे सकते हैं अपन डिजोक्सिन, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, इसके अंदर भी देते हैं। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपका जो कल था, क्यूनिन। क्यूनिन क्या थी? क्यूनिन जो ऑप्टेन कौन से प्लांट से है? डिजिटेज, डिजोक्सिन, सटाइवा, कैनेडा। सटाइवा क्या था? कैनाबीस था। कैनाबीस के अंदर कौन सी थी? अफीम गांजा ये थी। तो इसके अंदर ये होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट। तो क्यूनिन किसके अंदर दी जाती है? एंटी मलेरियल के अंदर दी जाती है। सिनकोना प्लांट, सिनकोना प्लांट से एक चीज ओपन ने और देखी गई थी। सिनकोना प्लांट क्या करता है? सिंक्रोनिज्म कर देता है। और जब सिंक्रोनिज्म कर देता है तो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व है जो अब ईयर को बैलेंस को मेंटेन करती है, उसके अंदर दिक्कत करेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए ये हो गया। ये कल का रिवीजन हो चुका है। आज अपन बात करते हैं, इसको हटाते हैं साइड, और अपन आज बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। अब मेरा ऐसा मानना है कि आज एना के बारे में बात करते हैं। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कैसे कैसे काम करता है, एनएफई की बात करते हैं। डिजीज पोर्शन एक क्लास और बाद में ले लेंगे डिजीज पोर्शन की। सबसे पहला ऑर्गन बात करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन है किडनी। कितनी होती हैं बताओ? किडनी होती है नंबर में 2। अब नंबर में 2 होती हैं, कहाँ होती है? रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल कैविटी के। रिट्रोपेरिटोनियल, रिट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियल कैविटी के पीछे। रिट्रोपेरिटोनियल नंबर में कितनी होती हैं? 2। पोजीशन कहाँ होती है? पोजीशन अपन को पता ही है, T12 से L3 तक होती है। उसके बाद अपन इसका वेट भी देख लेते हैं। अपन 130 से 150 वेरी कर देता है अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, कि कोई पेशेंट मोटा है, छोटा है, लंबा है, ऐसा है, इस हिसाब से उसके हिसाब से कर देते हैं। होती कैसी है? ये ऐसे होती है। पर इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये बॉर्डर होता है, ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, इसको, ये मैं बात करता हूँ, इस वाले बॉर्डर की बात करता हूँ, तो मीडियन, मीडियन बॉर्डर बोल देते हैं इसको। ये कौन किस शेप का होता है, या किस प्रकार की इसकी शेप होती है? तो इसकी शेप होती है कौन के। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब आपने देखा कि इसकी क्या होती है? T12 से T12 इसकी अलग हो जाए, इससे इससे अलग कहीं किडनी पाई जाए तो उसको अपन
एक्टोपिक किडनी बोल देते हैं। एक्टोपिक किडनी का मतलब फिर तो अपन उसको क्या बोलते हैं, हर्निया भी बोल देंगे। नहीं, हर्निया नहीं बोलेंगे। एक्टोपिक किडनी का मतलब क्या होता है, ये इसकी पोजीशन क्या है, रिट्रोपेरिटोनियल T3 T12 से L3 तक होती है। बट इससे रिट्रोपेरिटोनियल के अंदर ही, रिट्रोपेरिटोनियल के अंदर ही ये रिट्रोपेरिटोनियल मान लो, इसके अंदर ही इसकी लोकेशन यहाँ है, तो इसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कहीं भी हो जाएगी। हर्निया का मतलब क्या है, अदर कैविटी में, अदर ऑर्गन में, ऑर्गन मान लो, कैविटी मान लो, उसके अंदर प्रोट्यूज होना, प्रोट्यूज कर लो, उसके अंदर प्रोट्यूजन, प्रोट्यूजन हो जाना, उसके अंदर धस जाना, उसके अंदर इन्वेड कर जाना, उसके अंदर घुस जाना, ऐसा होता है प्रोट्यूजन का मतलब। कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के पास अंदर घुस गया, उसकी कैविटी को उसको अफेक्ट कर रहा है, ऐसे होता है। अब जैसे हर्ट है, एग्जांपल मान के चलते हैं, हर्ट क्या है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड हो गया तो क्या हुआ, एक्टोपिक हर्ट हो गया। बस इतना ही है, वो अपनी पोजीशन उसकी चेंज हो गई, वो किसी ऑर्गन के अंदर धसा नहीं, किसी ऑर्गन की जगह पे नहीं इन्वेड हुआ, नहीं प्रोड्यूस हुआ, तो उसको अपन, इसलिए अपन यहाँ क्या बोला, अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल उसकी पोजीशनिंग है, तो उसको एक्टोपिक हर्निया एक अलग होता है, जिसके अंदर अलग से वो किसी ऑर्गन के अंदर, कैविटी के अंदर, या प्रोड्यूस हो जाता है। दैट्स ऑल। ये तो होगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि किडनी कभी कभी पर बच्चों के अंदर होती नहीं है, उसको अपन कंजेनाइटल अब्सेंस हो जाए किसी के किडनी का, कंजेनाइटल अब्सेंस हो गया किडनी का, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोले रीनल। रीनल क्या है, रीनल मतलब किडनी एजेनेसिस, बनी ही नहीं, रीनल एजेनेसिस, बच्चे के अंदर किडनी बनी ही नहीं, इसका मतलब रीनल एजेनेसिस हो गया। अब अपन बात करते हैं किडनी। जब किडनी के अंदर, अपन बहुत बार सुना है कि यहाँ पे स्टोन हो जाता है। अरे भाई होता कहाँ है स्टोन, अपन ये भी बाद में देखेंगे कितने प्रकार के स्टोन होते हैं, एल्केलाइन स्टोन है, एसिडिक स्टोन है, स्टारवेट स्टोन है, कौन कौन से स्टोन है, कैसे कैसे स्टोन है। पर ये एक किडनी के अंदर एक हिस्से के अंदर हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं मोस्ट कॉमन रीनल पेल्विस, उस हिस्से के अंदर स्टोन होता है। ये बेसिक सी चीजें थी किडनी के बारे में। अब किडनी के अंदर क्या होता है, सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, ये बताओ पहले आप। ये होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होते हैं, कितने नंबर मानते हो, 1 मिलियन, मतलब 10 लाख, क्या ऑलमोस्ट ईच किडनी है ये, 10 लाख, तो दोनों के अंदर 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, किडनी का फंक्शन क्या है, अपन बेसिक फंक्शन तो मानते हैं ना कि यूरिन बनाना, तो इसका काम क्या होगा, ये यूरिन को बनाएगा, दैट्स ऑल। अब बनाएगा कैसे, वो अपन अभी देखते हैं। किडनी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, उस स्ट्रक्चर में अपन बात की है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरिन बनाने का काम करती हैं। एक होता है, फर्स्ट अपन बात करते हैं बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, सुपरफिशियल बात करेंगे, ज़्यादा डीप बात करेंगे नहीं। दूसरा होता है ग्लोमेरुलस, ये बाहर की है, इसको अपन बोलते हैं ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर क्या है, रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। इसके अंदर पार्ट अपन ने देखे दो, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ये होता क्या है, क्या काम करता है, कैसे कैसे इनकी चीजें होती हैं, इसको अपन अभी देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, बोमन कैप्सूल, ऐसी स्ट्रक्चर है बोमन कैप्सूल की, ये बोमन कैप्सूल मान लो। और देखो मैं इसके साथ साथ आपको 2-3 स्ट्रक्चर और दिखा देता हूँ, साथ साथ सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। ये क्या है, कैप्सूल जैसा दिखने लग गया, कटोरी जैसा, ऐसा कटोरे जैसा होता है ना, तो कटोरे जैसा ये दिखने लग गया, हो गया कटोरा। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या होता है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल आई और यहाँ से एक ब्लड वेसल गई, ठीक है। बीच में क्या हुआ, ये अपनी ब्लड वेसल आई, यहाँ पे इसका गुच्छा बन गया, गुच्छा बन गया, यहाँ आई और यहाँ से निकल गई। यहाँ से ब्लड आया, आने को क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, आया ब्लड आया, यहाँ पे यूरिन बनने की प्रोसेस होगी स्टार्टिंग की, ये है एफरेंट, ये है एफरेंट। अब अपन देखते हैं, अब यहां से इसको अपन बोलते हैं कि इसके अंदर ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस मतलब ये ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है। इसके अंदर 85% यूरिन बन जाता है, कितना बन जाता है, 85% यूरिन बन जाता है।
अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होगी ये देखते हैं अपन। यहाँ से छनेगा, मॉलिक्यूल्स छनेंगे। ब्लड के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे छनेंगे? नहीं, सारे नहीं छनेंगे, बिल्कुल सारे नहीं छनेंगे। आपका सही क्वेश्चन है। इस बोमन कैप्सूल के अंदर एक सेल पाई जाती है। सेल का नाम बताओ भाई। सेल का नाम है मेसेंजियल सेल। ये क्या करती है? ये मेसेंजियल सेल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिलैक्स करती है, ठीक है, दोनों करती है काम। तो ये क्या करेगी, जब यहाँ पे ये सेल क्या है, ये बोमन कैप्सूल इसके अंदर है, तो ये किसको ऐसे वो करेगी। जब इस हिस्से को आपको दिखाता हूँ, इस हिस्से को जब छानेगी तो यहाँ से दबाव बनेगा। जब दबाव बनेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, उसकी वजह से इधर ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा यूरिन के रूप में। यहाँ से आया, ब्लड को नहीं आएगा, यहाँ से छन गया, यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया क्या, यूरिन। यहाँ तक अपन देखते हैं यूरिन यहाँ तक आ गया, कितना परसेंट आया। अब अपन एक चीज देखते हैं, जीएफआर क्या होती है। जीएफआर अपन ने सुना है कि जीएफआर 125 ml पर मिनट। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा है, 125 ml पर मिनट। ये तो दिन के अंदर तो बहुत ज्यादा हो गई। ये तो पर मिनट इतने अपना जीएफआर बनती है, तो इसका मतलब ये तो अपनी बॉडी से इतना बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं, बात बनेगी नहीं। आगे की प्रोसेस में अपन को हम बताएंगे आपको कि आगे की प्रोसेस में होता क्या। ये जीएफआर का कितना है, 99% रीअब्जॉर्ब। रीअब्जॉर्ब क्यों बोल रहे हो आप? पहला अब्जॉर्प्शन तो यहाँ हो गया, इसके बाद इस नली में आने के बाद आगे रीअब्जॉर्प्शन ही होगा। ये जब तक बोला है कि रीअब्जॉर्प्शन 99% का दोबारा हो जाएगा, इसमें से 1 ml ही बचेगा। मानते हो बात ने? 0.5 से 1 ml बचेगा। अपन आगे देखते हैं कि 0.5 से 1 ml बचा, चलो इसको चेंज करते हैं, आगे वापस स्टार्ट करते हैं। देखा अपन ने कि ये था बोमन कैप्सूल, पर वापस आ जाओ आप। इसके अंदर ये एक आर्टरी से ब्लड आया और इस आर्टरी से ब्लड चला गया। पर एक क्वेश्चन और आता है, यदि इसकी मोटाई ज़्यादा है और इसकी या सकड़न ज़्यादा है, यदि एफरेंट आर्टरी और ईफरेंट आर्टरी, ये आने वाला ब्लड और ये जाने वाला ब्लड, यदि इस आर्टरी की ज़्यादा है मोटाई, तो इसका मतलब ब्लड ज़्यादा आएगा, और इसकी कम है तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर ज़्यादा बनेगा। मानते हो? यदि ब्लड ज़्यादा आ रहा और जा कम रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है यहाँ से छनने का, ठीक है। तो यह क्या करता है, यदि एक क्वेश्चन देखते हैं अपन कि यदि एफरेंट आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट है, क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, और एक देखते हैं यदि ये आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट है तो जीएफआर पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ जरा। और एक अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफरेंट आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट है तो जीएफआर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी बताओ। आप एक बार सोचो कि जो आने वाला ब्लड है वो आएगा ही कम, जो आने वाला ब्लड है वो आएगा ही कम, तो जीएफआर तो अपने आप ही कम होगी, होगी या नहीं होगी। बट जो जाने वाला ब्लड है, इफरेंट आर्टरी से जो जाएगा ब्लड, तो जीएफआर कैसे क्या होगी बताओ। यदि यहां से तो ज्यादा आ रहा है पर यहां से कम जा रहा है, इसका मतलब यहाँ जो छन रहा है उसको तो जीएफआर बोल रहे हैं अपन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कितना फिल्टर हो रहा है, तो ये तो बढ़ेगा भाई। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, यदि एफरेंट आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट है तो जीएफआर कम होगा, और एफरेंट आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट है तो जीएफआर बढ़ेगा। ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब हम बात करते हैं कि इसी प्रेशर से छनेगा, नहीं छनेगा इसी प्रेशर से। अपन ने क्या बोला, ये बोमन कैप्सूल है, इसके अंदर एक सेल होती है पोडोसाइट। एक अपन ने एक चीज और बताई थी, आपको ध्यान हो तो, मेसेंजियल सेल, ठीक है। एक और होती है, यदि ये सेल है तो इसके अंदर एक एपिथेलियम की है, तो बेसमेंट ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है। ये क्या काम करती है, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, ये अपने पोर बनाती है, ये परमेबिलिटी देती है। परमेबिलिटी का मतलब कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ से जाएगा इधर,
कोई सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, कोई है, तो उसकी मोटाई ज़्यादा है तो वो नहीं जा पाएगा। ये इसके ज़्यादा है, ये निकल के पार हो गया इधर से इधर। ये इसकी मोटाई ज़्यादा है तो ये नहीं जा पाएगा, ये तो वापस प्लेट में चला जाएगा, यहाँ से छनेगा नहीं। मेन बात ये है फिल्ट्रेशन का मतलब छालनी होती चाय छलने वाली, वो लगा रखी है यहाँ पे, ये मान के चलो आप। तो ये क्या काम करता है, पोडोसाइट क्या करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है कि क्या कौन सा सब्सटेंस छनेगा, कौन सा सब्सटेंस नहीं छनेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रोटीन वोटीन के कण भी छन जाते हैं, तो इसका मतलब पोडोसाइट ने अपना काम ढंग से नहीं किया। ठीक है, अपन देखते हैं कि यदि प्रोटीन प्रोटीन यहाँ से छन के इधर आ गया, इसकी तो परमिलिटी भी वीक हो गई। इसका मतलब यदि प्रोटीन यूरिन में आ गया, मानो यूरिन में आ गया, तो उसको एक बीमारी नाम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आपने देखा होगा। दूसरी अपन बात करते हैं, यदि इस परमेबिलिटी के ये ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें भी कभी कभी होता है, इसमें भी दिक्कत आ गई। क्या हो गई, इसमें भी दिक्कत आ गई भाई, दिक्कत हो गई इसके अंदर। अब इसमें कोई बीमारी हो गई, ऑटोइम्यून डिजीज मान लेते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, अपने को उसका पता नहीं, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है आजकल एम्स के अंदर, काफ़ी बार आता है कि तो इसके अंदर कुछ डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज होगी, तो उसको एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, गुड पोस्चर सिंड्रोम। गुड पोस्चर सिंड्रोम उस डिजीज का नाम दिया जाता है। जेबीएम के अंदर कोई दिक्कत होगी, कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज होगी, तो उसको अपन जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि यहाँ से प्रोटीन प्रोटीन यदि यूरिन से बाहर जा रहा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, इसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज हो गई तो गोल्ड सिंड्रोम हो गया। यदि ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, रिवीजन का साथ साथ करते रहेंगे अपन, यदि एफरेंट कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो जी फेयर कम होगा, इफरेंट कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो जी फेयर बढ़ेगी। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप कमेंट में बताते रहिए कैसे समझ में आ रहा है, आप कैसे नहीं आ रहा। मैंने आज सोचा है कि आपको एना के क्वेश्चंस मैं भी भेज दूंगा, पर किडनी के जो भी इम्पोर्टेंट कुछ भी टॉपिक्स हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं आपको वो सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके अंदर देखते हैं अपन नली कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ तक पहुँच गए थे ना अपन। अब इससे आगे अपन नीचे देखते हैं, ये क्या थी, एक अपन इसमें चीज़ आती है पीसीटी, दूसरे नंबर आते हैं लूप ऑफ हेनले, और थर्ड से आते हैं डीसीटी। ये पीसीटी क्या होती है, पीसीटी सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन अपने पहले देख लिया था, कहाँ होता था अब्जॉर्प्शन, तो यहाँ हो गया था ना। अपन ने क्या बोला था, जीएफआर जिसका अब्जॉर्प्शन वापस दोबारा होता है 90%, पहला अब्जॉर्प्शन यहाँ हो गया था। उसके बाद जो भी होगा अब्जॉर्प्शन, इसके नीचे जो भी अब्जॉर्प्शन होगा वो जीएफआर, मतलब उसका जो भी अब्जॉर्प्शन होगा वो रीअब्जॉर्प्शन में काउंट होगा। तो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन, सबसे हाईएस्ट 70% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होता है। इतनी बात समझ में आई। वाटर और सोडियम का अपन सबसे ज़्यादा मानते हैं, वाटर और सोडियम। रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, इनका भी होता है। अब आप बोलोगे अमाइनो एसिड कैसे बोल रहे हो आप, तो आपने बोला प्रोटीन आएगा, प्रोटीन ये कुछ अमाउंट आएगा जो वहाँ यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले क्या है, तो लूप, ये लूप लग रहा है, क्या लग रहा है लूप, ऐसे करके एक लूप बना दे, लो आप कहते तो बना देते हैं लूप, या लूप बना दिया लूप। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है, ये आपने यहाँ से थोड़ा सकड़ा मतलब पतला कर दिया, और यहाँ से थोड़ा वाइड है, यहाँ से वाइड है, और यहाँ से थोड़ा वाइड, तो लूप ऑफ हेनले ये काम क्या करेगा, यहाँ से ये पीसीटी था, ये यहाँ के कनेक्ट हुआ, और ये लूप ऑफ हेनले है, ये यहाँ से पतला है, इसका मतलब लूप ऑफ हेनले के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूरिन का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज़्यादा क्या होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, किसका होता है, पहला क्वेश्चन। पीसीटी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब दो चीज़ें हो गई, एक तो ये ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ये घुमाई कर रहा है, और फिर ये ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है नीचे, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन किसका होगा, वाटर का।
ये ऊपर जा रहा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसका होगा? वाटर का बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात सबसे ध्यान रखना। ये आने नीचे आ रहा है तो इसका क्या है? डिसेंडिंग है। ये ऊपर जा रहा है, ये क्या है? असेंडिंग है। असेंडिंग के अंदर, लूप ऑफ हेनले असेंडिंग के अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये बात ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी क्या क्या हो रहा है। अब इन सब चीज़ों से ऊपर चलते हैं। ये क्या था? पीसीटी था, ये लूप ऑफ हेनले था, ये इसको अपन डीसीटी। ये क्या करता है? अपन ने एक नाम सुना होगा एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी, एंटी मतलब अपने से विरुद्ध, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब तो पानी का बाहर जाना बॉडी से। एंटी जाने नहीं देगा ये तो बाहर। जब जाने नहीं देगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा? वाटर का लेवल बढ़ेगा। तो ये एडीएच हार्मोन अपनी बॉडी के लिए तो अच्छा है ही। कुछ कंडीशंस में अच्छा है, कुछ कंडीशन थोड़ा सोचने वाली बात हो जाएगी। देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है। तो अपन ने क्या देखा कि पीसीटी क्या था? सबसे ज्यादा रिअब्जॉर्प्शन करता था। ये क्या करता था? ये कंसंट्रेशन करता था। अब डीसीटी भाई साहब कुछ तो कर दो। इस यहाँ पे क्या बताया डीसीटी के ऊपर? यहाँ पे जो डीसीटी था, यहाँ पे तो एडीएस भाई साहब थे। एडीएस, एडीएस ने क्या किया? ये तो वाटर को बढ़ा रहा है बॉडी के अंदर, एंटी कर रहा है, डायरेटिक के बाहर जाने से, वाटर को बाहर जाने से रोक रहा है। ये तो जब रोक रहा है तो आप ये सोच के चलो, तो आपने सभी का नाम दे दिया कि इसका रिएब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है, ये कंसंट्रेट करता है, इसका भी तो कुछ नाम होगा। ये पानी को रोक रहा है, ये कंसंट्रेट तो ये डाइल्यूटिंग बोल देते हैं, डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोल देते हैं इसको। ये भी ठीक रहेगा, ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट। ओके, क्या है? ये ऑब्जॉर्प्शन कर रहा है, ये कंसंट्रेट कर रहा है, यहाँ पे इसके घुमाव है और यहाँ पे थोड़ा नैरो भी है। और ये यहाँ पे एडीएस का काम करता है तो ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोल देते हैं। तो सब क्या अलग अलग नाम हो गए। कौन करता है ये भी अपन बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सा सेगमेंट क्या क्या करता है। पीसीटी, ये कंसंट्रेशन, टीसीटी, डाइल्यूटिंग, दैट्स ऑल। यहाँ तक आप समझे। एक चीज थोड़ी सी और ध्यान रखें आप, दोनों से रिलेटेड, क्योंकि साथ साथ में सही रहेगा आपको बताना अभी थोड़ा सा। पीसीटी क्या है? ये कोई किसी आयन का सिक्रेशन करता है? यस, हाइड्रोजन आयन का। लूपोफेनले नहीं। डीसीटी हाइड्रोजन का करता है पर पोटेशियम का भी करता है मेनली। यहाँ हाइड्रोजन का ज़्यादा करता है या पोटेशियम का ज़्यादा करता है, ये चीज़ भी ध्यान रखें। इसका हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन करता है, ये पोटेशियम आयन का सिक्रेशन करता है। तो अपन अब देखो, अब रिवाइज करेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें क्या क्या किया था। यहाँ पे अपन ने जो चीज़ में लिखी थी ये हो गया, ये पोडोसाइट थी, ये जो कि फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा आएगा वो कौन सा नहीं आएगा उसके लिए था। मेसेंजर सेल थी, मेसेंजर सेल्स क्या करती थी? कॉन्ट्रैक्शन करती थी और रिलैक्स करती थी या डायलेशन करती थी। ये काम भी इसका था। फेगोसाइटिक काम, फेगो भी का इसका काम है, फेगोसाइटिक का काम भी है। जीबीएम क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके पोर्स हैं, जो कि इसके अंदर बीमारी हो गई तो गुड पैसेज सिंड्रोम हो गया, यदि प्रोटीन बाहर आ गया तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। और ये पीसीटी के बारे में अपन ने अभी बात की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। ये सारे सब कुछ चीज साथ साथ पीसीटी वीसीटी कर रहे हैं अपन, तो क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं अपन। ये देखो, सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत किसकी होगी? इसको। सबसे ज़्यादा इंजरी की ज़रूरत ज़्यादा जब कब होगी? क्योंकि इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिअब्जॉर्प्शन यही करता है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा। ऐसा क्वेश्चन कभी बन गया कि इसमें इंजरी, इससे में कोई इंजरी हो जाए तो किसकी होगी? पीसीटी की। क्यों? क्योंकि ये काम भी तो ज़्यादा कर रहा है। ये लूप ऑफ एनले क्या है? लूप है, वाटर का प्रोविजन हो जाए। और वाटर तो किससे होता है? वाटर तो ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस से अपने आप हो जाता है। वाटर अपना ऑस्मोसिस होता है। डीसीटी पे क्या है? डीसीटी पे अपन बोल देते हैं डीसीटी डायरेटिक है, तो डीसीटी पे क्या है? वो डिफ्यूजन से हो जाएगा। डीसीटी पे डिफ्यूजन से हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे वाटर ऑस्मोसिस से हो जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं कि डायरेटिक और देख लेते हैं। डायरेटिक कौन कौन सी डायरेटिक कहाँ कहाँ काम करती है? एक अपन ने देखा होगा थाइजाइड। थाइजाइड डायरेटिक है या पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। और भी डायरेटिक्स होती हैं, ओस्मोटिक डायरेटिक होती है, लूप डायरेटिक भी होती है, पर दो की बात करते हैं। ये दो हैं, ये किस किस पे काम करेंगी? यहाँ नाम तो तीन है,
क्वेश्चन यही तो बनेंगे कि ये थायजाइड डायोड किस पे काम करेगी, डीसीटी पे। याद रखो ये चीज़ें डीसीटी पे काम करेंगी क्या, थायजाइड और पोटेशियम डायरेटिक। एक और देख लेते हैं, ओस्मेटिक डायरेटिक। ओस्मेटिक डायरेटिक में एग्जांपल अपन ले लेते हैं, मैनिटोल ले लेते हैं। मैनिटोल ये किस पे काम करेगी, ये काम करेगी डिसेंडिंग। ये देखो डिसेंडिंग हमने लिखा ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये किस पे काम करेगी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओहो, डिसेंडिंग तो बोल दिया, अब असेंडिंग भी तो बुरा मान जाएगा। ओस्मेटिक अब कौन सी याद आ रही, लूप, लूप डायरेटिक लिख देते हैं। लूप डायरेटिक किस क्या होती है, लेसिक्स, लेसिक लिख देते हैं किस पे, असेंडिंग पे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करती है। अब समझ में आई बात, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें अपन देखते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। थायजाइड और पोटेशियम डीसीटी पे, ओस्मोटिक डिसेंडिंग पे, लूप असेंडिंग पे, बस इतना याद करो। क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होंगे कि थायजाइड डायोडीज कौन से पार्ट के ऊपर काम करती है। चलो अभी बता ही दो आप, थायजाइड कौन सी पे थी, पीसीटी लूप ऑफ है ना, डीसीटी, डीसीटी। उसके बाद एक और चीज देखी थी अपन ने, क्या, ओस्मेटिक। ओस्मोटिक डायोटिक किस में थी, ओस्मोटिक तो अरे भाई डिसेंडिंग में थी, और असेंडिंग में कौन थी, लूप थी, मैनिटोल थी और लेसिक्स थी। ओके, अब एक चीज और देखी अपन ने, पीसीटी डीसीटी ये सब देखी, ये देखी अपन ने। एक चीज और है, एक चीज सुनी होगी, रीनल थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड 180 बोलते हैं। क्या है ये 180, ब्लड ग्लूकोज 180 से ज़्यादा हो गया तो वह यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट, एक्सक्रीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। रीनल थ्रेशोल्ड 180 लिमिट है, यदि 180 से ज़्यादा हो गया तो वह यूरिन के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, डायबिटीज़ में यूरिन से बाहर रीनल थ्रेशोल्ड कंट्रोल होगा तो रुकेगा, ऊपर का बाहर चला जाएगा, 180 से ऊपर का जो बाहर है वो बाहर चला जाएगा, 180 तक कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है ना। एक एक अपन ने अभी एक देखा था क्या, ये देखो, रुको रुको एक सेकंड, ये देखा था किस पे काम किया था, ये डीसीटी पे काम था ना। तो ये कभी कभी पूछता था कि एडीएच हार्मोन किस पे काम करता है, डीसीटी पे और कलेक्टिंग ट्यूबल्स, चाहे कलेक्टिंग ट्यूबल्स आएगी, इसको सीटी बोल देते हैं, कलेक्टिंग ट्यूबल्स, इन पे काम करता है। कौन काम करता है, एडीएच हार्मोन। एक एक नाम और जोड़ लो, इधर लिख देता हूँ आपके साथ कि एडीएच और पीटीएच। कौन सा पीटीएच, पीटीएच मतलब पैराथायरॉइड, जो क्या किसको रेगुलेट करता है, कैल्शियम को। दोनों काम किस पे करते हैं, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबल्स पे काम करते हैं। पर इसको तो अपन सिर्फ इसके साथ जोड़ेंगे, अब इसको अपन इन दोनों के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चल मैं आगे आपको और बता देता हूँ किसके अंदर कौन सा काम करता है, क्या था, चलो देखते हैं अभी। एडीएच था, एडीएच हार्मोन था, एडीएच एंटी डायरेटिक, किस पे काम कर रहा था, अपन ने देखा डीसीटी पे काम कर रहा था भाई वो तो। ठीक है, अब एक पीटीएच और हार्मोन है भाई, पैराथायरॉइड कैल्शियम वाला, वो किस पे काम करता है, वो भी डीसीटी पे काम करता है। और इसके सामने और कलेक्टिंग टेबल और लिख लो, बस ये दो हार्मोन है। अब इसमें एक चीज और आती है, अपन ने अभी देखा था कि एक चीज और देखी थी ना, पीसीटी पे क्या था, पीसीटी पे कौन सा आयन था, हाइड्रोजन आयन था, और डीसीटी पे कौन सा आयन था, डीसीटी पे पोटेशियम था। ये सब चीजें पूछी जाती हैं, ये तो सब चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। अब अपन देख लेते हैं कि जो यूरिन है, यूरिन एक चीज और पूछी जाती है, यूरिन के बारे में, यूरिन यहाँ तक पहुंच गए तो यूरिन से बात करते हैं अपन। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, वो पूछी जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.010 से 1.030 तक इतनी होती है। ये बहुत बार पेपर्स में देखिए कि ये एग्जाम के अंदर एग्जामिनर इन छोटे क्वेश्चंस पे काफ़ी कंट्रोल करता है। ये अपन देखा है कि यूरिन के अंदर इंक्रीज किसका लेवल हो जाए, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का, यूरिन से बाहर जाना चाहिए ना यूरिक एसिड, पर कभी कभी क्या होता है यूरिन से बाहर नहीं जाता यूरिक एसिड, तो गाउट नाम की एक बीमारी होती है,
वहाँ पे होते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन साइट देखते हैं अपन तो ग्रेट टो है भाई। ग्रेट टो मतलब अंगूठा पैर का, पैर के अंगूठे पे सबसे ज़्यादा होती है। ओके, अब अपन देखते हैं एक चीज़ आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा, किससे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यूरिन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं अभी, है ना। यूरिन है, इसके कलर और देख लेते हैं थोड़े से कि कौन सा कलर किस में काम आता है, कैसा होता है, क्या होता है। अब नॉर्मल कलर तो क्या होता है, नॉर्मल कलर तो पेल बोल देते हैं, अंबर बोल देते हैं। बट अब अंबर अपन ने बोल तो दिया, पर क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है डार्क अंबर क्या है। वो तो डिहाइड्रेशन है भाई, डिहाइड्रेशन डार्क अंबर तो। उसके बाद बात देखते हैं कभी, हाँ चलो एक क्वेश्चन हो रहा था ऑरेंज कलर वाला। ऑरेंज तो रिफाम्बिसिन वाला सबको पता ही है, ये तो वो सरकारी क्वेश्चन बोल देते हैं इसको, ऐसे आए। ये ऑरेंज वाला था ही, थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी हो गया, क्लाउडी हो गया, क्लाउडी हो गया यूरिन, तो इन्फेक्शन मान लेते हैं। इन्फेक्शन भी है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, यूटीआई। और कलरलेस हो गया, ये मान के चलो आप, कलरलेस हो गया क्या, यूरिन। यूरिन जब कलरलेस हो जाता है, अपन ने कभी देखा होगा कि अपन कभी ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो यूरिन कलरलेस होता है, तो ओवर हाइड्रेशन या फिर डायबिटिक इंसिपिडस भी बोल देते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी यूरिन बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है। अभी एक देखा था अपन ने, प्रोटीन बाहर आया था यूरिन से, फ्रोदी, फ्रोदी यूरिन है, तो उसको प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया बोल देते हैं, है ना। एक फ्रोदी, फ्रोदी से याद आ गया फ्रूटी भी, फ्रूटी, फ्रूटी स्मेल आती है यूरिन में, फ्रूटी स्मेल। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर फ्रूटी स्मेल आती है। जब स्मेल की बात आ गई तो फाउल भी आ जाती है, फाउल स्मेल। फाउल स्मेल है तो अपन इन्फेक्शन बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि जहाँ गंदगी वहाँ इन्फेक्शन बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो स्मेल तो आएगी भाई, डायबिटीज, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि एक, ओहो एक चीज़ और रह गई, रास। रास देखा है, रास सिस्टम बहुत बार सुना होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए होता है, सबसे मेन बात है क्या होता है इसके अंदर। ब्लड फ्लो रीनल के पास है ना, रीनल के पास, रीनल के पास ब्लड फ्लो कम हो जाता है, कम हो जाएगा तो जो जेजी सेल है, जेजी सेल पे क्या है, कम जाएगा। जेजी सेल क्या सीक्रेट करती है, रेनिन। व्हाट इज दिस रेनिन, रेनिन दो है थे, चलो एक चीज़ और बताते हैं आपको, दो रेनिन होते हैं, RENNIN, बताओ भाई ये रेनिन कहाँ पाया जाता है बॉडी में, चलो ये भी अच्छा है। चलो पहले इस रेनिन की बात करते हैं। ये क्या करता है बॉडी के अंदर, जेजी सेल क्या करती है, जब बॉडी के अंदर, बॉडी रीनल के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा तो जेजी सेल के पास जाएगी ब्लड, तो वहाँ पता चलेगा कि भाई ब्लड फ्लो तो कम आया है। जैसे ही कम आया है तो रीनिन क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा थ्रस्ट सेंटर को। तब क्यों, अरे भाई यहाँ से एक्टिवेट हुआ थ्रस्ट, थ्रस्ट तो ज़्यादा पानी पियेंगे ना अपन। एक काम और करता है ये, लीवर भाई साहब के पास भी बात पहुंची, वहाँ पे है क्या है, एंजियोटेंसिनोजन, क्या है लीवर भाई साहब के पास, उसने क्या बोला, भाई ये इसकी प्रेजेंस से हमने काम किया, ये कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की सहायता से हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड के अंदर। सेकंड क्या करता है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये काम करता है, अपन ने अभी देखा था एफरेंट आर्टरी, जो किडनी के पास ब्लड लेके आ रही थी आर्टेरियोल पे, वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उसको सिकुड़ देता है। जब सिकुड़ देगा ना, तो अपन ने क्या देखा था भाई, देखो अभी रुको एक सेकंड, कहाँ गया वो पेज, हाँ हाँ देखो देखो ये रहा, मिल गया। जब एफरेंट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो जीएफआर कम होगी, ये चीज चल रही है इधर भी, तो एफरेंट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो जीएफआर कम होगी, किडनी के पास कम होगी। दूसरी साइड क्या करता है ये एंजियोटेंसिन, एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होती है, एड्रिनल ग्लैंड, वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है।
एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, किस पे काम करता है, डीसीटी पे। देखा था, बाहर लास्ट में जो बाहर जाने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे काम करता है। ये उसको ब्लॉक कर देगा, ऐसे बोलेगा नहीं भाई बाहर मत जाओ। सोडियम और वो क्या बोलते हैं, ये क्या करवाएगा, सोडियम और वाटर का डीसीटी के ऊपर जाके सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा। क्या करवाएगा, तो रीअब्जॉर्प्शन ही, क्योंकि पहले हो चुका, बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। जब जैसे दो काम हो गए, एक तो जीएफआर भी कम हो गई इधर, और सोडियम और वाटर बाहर बॉडी से बाहर भी नहीं जा रहे। तो जब बॉडी से जीएफआर ही कम बन रहा है तो बॉडी से बाहर वैसे नहीं जाएगा, और जो बन के इधर तक पहुंच गया उसको ये कम करवा रहा है, तो वैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होगा, बीपी नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल होंगे, सब नॉर्मल होगा। ये है राज सिस्टम। क्या था राज सिस्टम, बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कभी रीनल के पास कम गया, तो कम जाने के बाद जेजी सेल के पास ये बात पहुंची कि ब्लड फ्लो कम आ रहा है। तो जेजी सेल ने क्या किया, रेनिन एक्टिवेट किया, और वहां से उन्होंने थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करवा दिया। तो थ्रस्ट सेंटर एक्टिविटी था, उसके बाद लीवर के पास बात पहुंची, लीवर ने एंजियोटेंसिन फेस्ट कर दिया, फेस्ट से सेकंड में कन्वर्ट करवा दिया इसी से। जब ये सेकंड में कन्वर्ट हुआ तो सेकंड ने काम क्या क्या काम किया, जो एफरेंट आर्टरी थी उसके अंदर बोला कि भाई तुम कॉन्स्ट्रिक्ट हो, जीएफआर, क्योंकि बॉडी से जितना पहले ही, एक तो पहले ही यहाँ पे ब्लड कम पहुंच रहा है, और ऊपर से तुम जीएफआर बाहर जा रही हो, तो इसको पहले ब्लॉक करा दिया। दूसरा इसने क्या किया, एल्डोस्टेरोन से काम करवा के डीसीटी पे सोडियम और वाटर का वापस रिएब्जॉर्प्शन करवा दिया। जब वापस रिएब्जॉर्प्शन करवा दिया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया और इलेक्ट्रोलाइट और सब कुछ नॉर्मल हो गया। दैट्स ऑल। यहाँ तक समझ में आया सभी को। चलो थोड़ा सा और बचा है, वो और कंप्लीट कर देते हैं अभी, है ना। थोड़ा सा क्या बचा है, मैं मतलब इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किडनी खराब होगी किसी की, किडनी खराब होने से एनीमिया हो गया उसको। अरे भाई किडनी के पास क्या है, किडनी के पास है इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करने की मशीन। क्या है वो, कौन सी सेल है, पेरिट्यूबुलर, पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट, ये सेल है। ये क्या करती है, इसको सिगरेट करवा देती है, इरेथ्रोपोइट के। सिगरेट कब होगा, सिगरेट जब होगा जब हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा तब ये सिगरेट होगा, सिगरेट होगा तो इन्फोर्टिन बनेगा, इन्फोर्टिन बनेगा तो एनीमिया नहीं होगा। दैट्स ऑल। एक और काम करता है, एक और सिगरेट कराता है, दूसरा है, आप सबको पता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफिरोल, जो कि विटामिन डी की एक्टिवेट करता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक, विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करता है। और देखो ये तो बेसिक हो गया, बेसिक में। चलो मैं अभी आपको रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। चलो ये कितना 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 कहाँ से था भाई, आज यहाँ से स्टार्ट किया था अपन, है ना। धीरे धीरे अपन पढ़ लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। अपना टारगेट इतना है कि अपना टारगेट ये है कि अपन नॉर्थ साइड तक हर सिस्टम को देखेंगे, हर सिस्टम के बारे में जानेंगे और समझेंगे। और कुछ डाउट्स आते हैं आपको तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि यहाँ चीज़ें समझ में नहीं आई, वापस रिपीट कर दो, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा। ओके, तो घबराने वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, सबको समझ में आ गया। T12 सेल 3 तक होता है, 130 से 150 तक इसका वेट होता है। ये क्वेश्चन बन जाता है, कौन के मिडिल बॉर्डर कैसा होता है, कौन के शेप का होता है। अब उसने देखा था कि एबनॉर्मल होगा तो एक्टोपिक हो जाएगा। एक्टोपिक, हाँ, रिट्रो मतलब पीछे की तरफ किससे, पेरिटोनियम के। हर्निया का मतलब क्या होता है, अदर ऑर्गन के अंदर, अदर कैविटी के अंदर प्रोट्रूड हो जाना। अब जब जब कंजेनाइटल एब्सेंस हो जाता है तो उसको रीनल एजेनेसिस बोल देते हैं। जब किसी बच्चे के अंदर किडनी बनी ही नहीं, उस टर्म को अपन रीनल एजेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है। अब किडनी के अंदर स्टोन बहुत होता है, किडनी की स्टोन रीनल पेल्विस, कहाँ पे, रीनल पेल्विस में मोस्ट कॉमन साइट बता रहा हूँ किडनी के अंदर। अब स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या थी, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कितने थे, 1 मिलियन। उसके अंदर बात करते हैं, रेनल कैप्सूल के 2 पार्ट थे, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। इसके अंदर ये आई और ये गई, एफरेंट और गई वो इफरेंट। ये गुच्छा बन गया ये ग्लोमेरुलस, ये कटोरे जैसा कैप्सूल, बोमन कैप्सूल हो गया। अब अपन बात करता है कि जो ग्लोमेरुलस है, ये जो गुच्छा बना है, ये 85% यूरिन बना ही देता है यहाँ पे।
फिर अपन बताते हैं पर ये जी एफ आर होती है काउंट 125 पर 99% वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ से एक बार ऑब्जर्व हो गई, दोबारा नली के अंदर ट्यूबल्स के अंदर जाके ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके अंदर एक सेल भी थी मेसेंजर सेल, जो कॉन्ट्रैक्शन काम करती है, फैगोसाइटिस फैगोसाइट का काम करती है ये, और रिलैक्स का काम करती है। तो अभी देखो, आपको बताया था ना कि अभी इसको जरूरत पड़ गई थी इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने की। राज सिस्टम के अंदर अभी देखा था अपन ने, तो उसको सिस्टम की जरूरत पड़ गई थी, ये सारी सेलें काम करेंगी, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देंगी। अब आगे और देखते हैं थोड़ा सा। अब ये अपने देखा पोडोसाइट था, जेबीएम था, और ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो जीएफआर कम हो गई, ये बढ़ा तो ये फ्रेंड का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो जीएफआर बढ़ गई। उसके बाद जेबीएम के अंदर ऑटोइम्यून इम्यून वाली डिजीज हो गई तो गुड पेस्ट सिंड्रोम हो गया, और प्रोटीन बाहर आ गया तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। ठीक है, पीसीटी पे बात की थी, कौन सा आयन सीक्रेट करती है, हाइड्रोजन आयन। डीसीटी कौन सा आयन सीक्रेट करता है, पोटेशियम आयन कर देता है। और सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमिक बीमारी किसमें होगी, पीसीटी के अंदर। रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किसमें करता है, पीसीटी काम जो सबसे ज़्यादा करेगा तो वो बीमारी भी सबसे ज़्यादा होगा ना। उसके बाद क्या होता है, जब इसको अपन सबसे ज़्यादा रिविजन बोल दिया था, लूप ऑफ हेनले को अपन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा करता है, तो डीसीटी को भी अपन डाइल्यूशन सेगमेंट बोल देते हैं। डाइल्यूशन सेगमेंट क्यों बोला था, एडीएच के पास, एडीएच क्या करता है, डायरेट्स के नाम से एंटी डायरेटिक है, ये वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा ये अपने नीचे देखा, डायोटिक्स के बारे में बात की थी। थाइजाइड था जो डिजेस्टिव का काम करती है, और ऑस्मेटिक जो मैमेटोल के को उदाहरण है, वो डिसेंडिंग पे लूप ऑफ हेनले पे, और लूप जो लेसिक्स में है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करती है। तो ये सब चीज़ें थी, ये हो गया इधर का। और लास्ट सिस्टम था ये, और देख लेते हैं थोड़ा, है ना, रिविजन कर लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो गई बट रिविजन कर लेते हैं। रीनल थ्रेशोल्ड है 180, क्या बोलते हैं 180 से ऊपर होता है यूरिन के थ्रू ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल बाहर, तो ग्लाइकोज यूरिया बोल देते हैं उसको। एडीएस हार्मोन किस पे काम करता है, डीसीटी और सीटी पे काम करता है। पैराथाइड हार्मोन जो कैल्शियम तो इनको रेगुलेट करता है, वो डीसीटी पे काम करता है। पीसीटी से कौन सा आयन है, हाइड्रोजन आयन, और डीसीटी से कौन सा आयन, पोटेशियम आयन है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होती है 110 से इतना। इंक्रीज यूरिक एसिड है तो गाउट हो गया, मोस्ट कॉमन साइट ग्रेड 2 हो जाती है। और पेल एम्बर यह है, डार्क हो गया तो डिहाइड्रेशन हो गया, ऑरेंज कलर का यूरिन हो गया तो रिफॉर्मेशन हो गया, क्लाउडी हो गया तो इन्फेक्शन हो गया, और कलरलेस हो गया तो कलरलेस जब यूरिन हो जाता है तो ओवर हाइड्रेशन और डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। और फ्रोजी यूरिन हो गया तो प्रोटीन यूरिया हो गया, फ्रूटी स्मेल हो गया तो डायबिटीज कीटोसिटोसिस हो गया, और फाउल स्मेल हो गया तो इन्फेक्शन हो गया। और ये रहा सिस्टम था। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स, अपनी राय सब आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और आज अपन ने कुछ टॉपिक्स जैसे कि यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये सब चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं। आप नेफ्रॉन और किडनी के बारे में सुपरफिशियल जानकारी देख ली है। जब अपन इसकी डिजीज पोर्शन को पढ़ेंगे तब अपने को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि एक पार्ट और आ जाएगा इसका यूरिनरी सिस्टम का। जब डिजीज उसके अंदर सब ऑलमोस्ट डिजीज जो मेन इंपॉर्टेंट डिजीज जो बार बार एग्जाम से पूछी जाती हैं वो डिजीज आ जाएंगी। और अपना साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।